चलो आई विल गो चैप्टर वाइज. आई थिंक फर्स्ट चैप्टर इज बिल्स ऑफ एक्सचेंज. चलो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में कुछ रिवीजन चाहिए नहीं तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज शुरू होकर खत्म हो गया है. अरे भाई अभी जो है वो लिखना है यार. तू एंड मोमेंट पे सब चेंज मत कर. 2 दिन एग्जाम के पहले तू ये सब पूछ रहा है रिबेट के बदले डिस्काउंट लिखेगा. तुझे अगर डाउट रहेगा तो रिबेट स्लैश डिस्काउंट बस दोनों वर्ड लिख के आना. हाँ रिबेट की जगह पे डिस्काउंट लिखा. बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर नंबर 1 हो गया. चलो चैप्टर नंबर 2 इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स. चलो पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स में कोई डाउट है? पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स में एडजस्टमेंट्स में मोर और लेस ऑल एडजस्टमेंट्स आर रिपीटेटिव बट खाली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का एडजस्टमेंट ध्यान रखना. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर एडजस्टमेंट आता है तो डोंट चेक वेदर इट इज लॉस या प्रॉफिट. 12th स्टैंडर्ड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने का डिस्पाइट ऑफ देयर बीइंग लॉस. एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अगर आया तो डोंट फॉरगेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में ये लोग डेट नहीं देंगे. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में यू शुड कैलकुलेट इट फॉर हाउ मेनी मंथ्स? 6 months. वन हिडन एडजस्टमेंट भी पॉसिबल है कि अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया रहेगा और अगर कुछ नहीं दिया रहेगा तो यू विल चार्ज इंटरेस्ट और अदर गिव इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम. ये हिडन एडजस्टमेंट हो सकता है. मुझे किसी ने तो पूछा था, अभी याद नहीं आ रहा है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन का. हाँ वो इंटरेस्ट ऑन लोन का एडजस्टमेंट या इंटरेस्ट देना पड़ता है. ठीक है. पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स में आई डोंट थिंक एज सच क्योंकि फाइनल अकाउंट्स तो हम लोग ने फाउंडेशन तक लेवल का किया है. तो नेक्स्ट एडजस्टमेंट आई एम स्टार्टिंग विथ पार्टनरशिप अकाउंट. बोलो डिसोल्यूशन. डिसोल्यूशन में कोई डाउट है? डिसोल्यूशन में एक पॉइंट याद रखना, 3 टाइप का प्रॉब्लम्स आ सकता है. एक नॉर्मल डिसोल्यूशन. नॉर्मल डिसोल्यूशन में जो हम लोग ने स्टेप्स पढ़े हैं वो स्टेप्स फॉलो करने का. एंड लास्ट में ऑफ कोर्स बैंक अकाउंट तुम्हारा टैली होना चाहिए. और लास्ट में क्या बोल रहा था मैं? लास्ट में सेकेंड टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स इज सेकेंड टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स में वन पार्टनर बिकम्स इंसॉल्वेंट. तो जो इंसॉल्वेंसी लॉस रहेगा एटलीस्ट 12th स्टैंडर्ड लेवल में इंसॉल्वेंसी लॉस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. सॉल्वेंट पार्टनर्स में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करो. प्लीज़ अपना दिमाग फाउंडेशन से दूर रखना एग्जाम के टाइम पे. ओके. सो डिसोल्यूशन में वो एक प्रॉब्लम है. एंड सेकेंड लास्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स इज व्हेन ऑल पार्टनर्स आर इंसॉल्वेंट. मतलब 12th स्टैंडर्ड में ऑल पार्टनर्स इंसॉल्वेंट का सम बहुत रेयरली पूछते हैं बट फिर भी पढ़ के जाओ क्योंकि अगर ऑल पार्टनर्स इंसॉल्वेंट का क्वेश्चन आया तो किसको आप रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करोगे? आउटसाइडर लायबिलिटी को ट्रांसफर नहीं करने का. जितना आउटसाइडर लायबिलिटी रहेगा उसका हम लोग अकाउंट बनाएंगे और अकाउंट बनाने के बाद हम लोग उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन द रेशियो. जो भी आपका रेशियो है उसके रेशियो में हम लोग ने 2 प्रॉब्लम्स किया हुआ है. वो दोनों प्रॉब्लम्स में से कोई एक प्रॉब्लम्स गो थ्रू करके जाना. इट विल बी इजियर फॉर यू. डिसोल्यूशन में हैव यू और कम अक्रॉस एनी सच क्वेश्चन? मैंने आपको ये भी बोला था कि पास्ट एग्जाम्स का क्वेश्चंस देख के जाओ. हैव यू सीन पास्ट एग्जाम्स का क्वेश्चंस ऑफ द 12th स्टैंडर्ड बोर्ड? तो उसमें सी 12th स्टैंडर्ड बोर्ड एग्जाम में मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, दोज हु हैड अटेंडेड दैट पेपर सॉल्विंग लेक्चर, जो लोग ने अटेंड नहीं किया था मैं रिपीट कर रहा हूँ. 12th स्टैंडर्ड में टाइम बहुत होता है क्योंकि इट इज़ 80 मार्क्स के लिए 3 hours दे रहे हैं वो लोग. सो इट इज़ क्वाइट मैनेजेबल. इतना कुछ डिफ़िकल्ट पेपर या लेंदी पेपर 12th स्टैंडर्ड का नहीं आता है. बट ओनली थिंग इज यू फोकस ऑन द प्रेजेंटेशन पार्ट ऑफ इट. लाइक फॉर एग्जाम्पल प्रेजेंटेशन मतलब अभी आपने डिसोल्यूशन का चैप्टर का नाम चल रहा है या बिल्स ऑफ एक्सचेंज का बात चल रहा है तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में जर्नल बनाने के बाद उसका टोटल कर दिया. तो दैट इज़ वन पॉइंट दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. देन सेकेंड हम लोग ने एंड फॉर दैट मैटर नॉट ओनली बिल्स ऑफ एक्सचेंज, अगर कोई भी चैप्टर में, क्योंकि डिसोल्यूशन चैप्टर में भी वो लोग जर्नल पूछ सकते हैं. सो इफ दे आस्क यू जर्नल यू टोटल एट द एंड दैट इज़ 1. लेकिन और दूसरा टाइम रहेगा तो एक्सट्रीमली टाइम रहेगा तो जर्नल में अभी बिल्स ऑफ एक्सचेंज में तुम लोगों ने पहला एंट्री पास किया से फॉर एग्जांपल बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवीज अकाउंट, तो बहुत जन वहाँ पे भी अकाउंट का फुल फॉर्म लिखते हैं. दिस इज ओनली इफ यू हैव टाइम, अगर आपके पास टाइम रहेगा तो. लेकिन अगर डिसोल्यूशन में आपको बोलता है प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो हेडिंग में रियलाइजेशन अकाउंट का फुल फॉर्म लिखो,
फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो अकाउंट का फुल फॉर्म लिखो। इंटरनली आप विद इन द अकाउंट जब पोस्टिंग कर रहे हो तभी अगर आप वो अकाउंट नहीं लिखते हो, क्या फुल फॉर्म नहीं लिखते हो, ऑब्वियसली चलता है। तो जस्ट ये प्रेजेंटेशन पे ध्यान रखो। 12th स्टैंडर्ड में मोर फोकस इज ऑन प्रेजेंटेशन, बिकॉज आई बिलीव कि हम लोग ने इनफ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि उस क्वेश्चंस के बाहर कुछ आएगा एटलीस्ट एट 12th स्टैंडर्ड लेवल। तो जहाँ मार्क्स जा सकता है इज ओनली एंड ओनली प्रेजेंटेशन, स्पेशली व्हेन यू आर सॉल्विंग दिस ऑब्जेक्टिव्स। तो ऑब्जेक्टिव्स में एक आध ऑब्जेक्टिव ऐसा है जिसमें दे हैव क्लियरली टोल्ड कि भाई राइट द स्टेटमेंट अगेन, मतलब आंसर के साथ लिखने का। सो इट इज़ क्वाइट प्रेजेंटेशन पे ध्यान रखना है, क्वेश्चन नंबर्स बराबर डालना है। सी ऑल दोज बेसिक्स विच आर डन इन 10th स्टैंडर्ड सेम एप्लीकेबल फॉर 12th स्टैंडर्ड, उसमें ऐसा कुछ नया नहीं है। सो अकाउंट्स में इट इज़ मोर सीन, मतलब जो लोग को 80 आउट ऑफ 80 या 79 आउट ऑफ 80 आता है, वो 79 आउट ऑफ 80 वाले का 1 मार्क है ना प्रेजेंटेशन में ही काटते हो लोग, बाकी तो लोग के पास कोई जगह नहीं रहता है प्रेजेंटेशन के अलावा मार्क्स काटने का। सो डिसोल्यूशन में थर्ड टाइप का प्रॉब्लम इज ऑल पार्टनर्स इंसॉल्वेंट, विच इज़ वेरी रेयर इन 12th स्टैंडर्ड, बट यू मे नॉट रूल आउट द पॉसिबिलिटी, कभी 5 साल में एक बार पूछ लिया है, 6 साल में एक बार पूछ लिया। तो चैप्टर नंबर 4 वी विल लाइक टू गो फॉर एडमिशन ऑफ पार्टनर। बोलो एडमिशन ऑफ पार्टनर में आई डोंट थिंक एडमिशन ऑफ पार्टनर में भी हम लोग ने सफिशेंटली स्टेप्स क्रिएट किए हैं। एडमिशन ऑफ पार्टनर में 2 मेथड्स ऑफ गुडविल है, वो 2 मेथड्स ऑफ गुडविल का हम लोग ने काफ़ी डिटेल में बात किया हुआ है। एक है ओनली द इनकमिंग पार्टनर शेयर इज टू बी रेज्ड, एंड देन सेकेंड मेथड इज एंटायर गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी रेज्ड। तो दोनों का एक एक 2 क्वेश्चन देख के जाने का। आई डोंट थिंक अभी बैठ के कोई क्वेश्चन सॉल्व करने का ज़रूरत है आप लोग को, बिकॉज यू हैव डन सफिशिएंट सॉल्विंग। सो ओनली फॉर दिस एग्जाम गुडविल का बहुत सारा मेथड्स है, वो तुम लोग को याद रखना पड़ेगा। ईच मेथड ऑफ गुडविल इन एडमिशन ऑफ पार्टनर। अगेन एडमिशन ऑफ पार्टनर में हम लोग ने जो 5-6 स्टेप्स पढ़े हैं वो स्टेप्स वही स्टेप्स फॉलो करके सॉल्व करने का। एंड लास्ट टाइम हम लोग ने जब पेपर सॉल्विंग किया था तभी मैंने ऑलमोस्ट रिवाइज किया था दोनों मेथड्स ऑफ गुडविल। अपार्ट फ्रॉम दैट एडमिशन ऑफ पार्टनर में इफ देयर इज एनी डाउट तो अभी पूछ लो, बिकॉज अभी हम ये लेक्चर में क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे। एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ऑलमोस्ट आधा घंटा एक एक क्वेश्चन को लगेगा। सो राइट नाउ इट इज जस्ट अ लास्ट मिनट ब्रशअप और रिविजन और मे बी एनी स्पेसिफिक डाउट। आप एक काम करो, जस्ट गो थ्रू द चैप्टर राइट नाउ, बैठे बैठे मेरे सामने जस्ट सम्स को गो थ्रू करो। एंड दोज हु आर सीबी, दैट इज सीबी स्टूडेंट्स, उन लोग को मैंने मार्क करवाया है कौन से क्वेश्चंस फाउंडेशन के, तो फाउंडेशन के क्वेश्चंस तो आपको गो थ्रू करने ही नहीं है। यू जस्ट हैव टू गो थ्रू द 12th स्टैंडर्ड क्वेश्चंस विच आर गोइंग टू बी देयर। ये ऑनलाइन जितने लोग बैठे हैं, क्या प्लीज़ आप लोग अपना वीडियो चालू करेंगे? हम लोग ने आपको ऑनलाइन बैठने का सौभाग्य प्रोवाइड किया है, बट आई थिंक यू शुड स्विच ऑन योर वीडियोस। देयर शुड बी एटलीस्ट सम आई कॉन्टैक्ट बिटवीन अस। यू कैन जस्ट सिट you should switch on your videos। आगे जाके जब कॉर्पोरेट मीटिंग्स अटेंड करेंगे तो ऐसा वीडियो बंद करके बैठोगे तो जूम पे ही रेजिग्नेशन या आपको लेटर आ जाएगा कि भाई कल से आने का जरूरत नहीं है। इतना बोलने के बाद भी 9 में से 1 जन ने वीडियो चालू किया है, तो उन लोग को नौकरी का पड़ा नहीं है, नौकरी निकाल देंगे। थैंक यू। Please others start the video. This is not a request. Thank you. चलो एडमिशन ऑफ पार्टनर पे यू कैन एक्सपेक्ट सर्टनली अ क्वेश्चन ऑन एडमिशन ऑफ पार्टनर। आई थिंक 12th स्टैंडर्ड का पेपर पैटर्न इज सेट। हर पेपर पैटर्न में आपका 12th स्टैंडर्ड का पेपर पैटर्न सेट है, वैसे ही आएगा। जो ऑनलाइन बैठे उनको कोई डाउट नहीं है भाई, आप लोग ने सफिशिएंट प्रैक्टिस किया है, राइटिंग प्रैक्टिस किया है, कोई पेपर्स लिखा है?
एक ही जन ने पेपर लिख के मेरे को भेजा चेकिंग के लिए, उसका भी मेरे को पेपर उसके साथ डिस्कस करना है, बाकी किसी ने तो पेपर लिख के बताया नहीं। ठीक है, admission of partner, simultaneously I'm going for retirement of partner. I think retirement of partner is very easy. Retirement and death of partner. एंड हम लोग ने तो डेथ ऑफ द पार्टनर में फाउंडेशन लेवल के सम्स किए, तो 12th में क्वेश्चन देख के उधर हंस मत पड़ना कि ऐसे सब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम लोग को इधर तक बुलाया। तो 12th के लेवल और 12th लेवल का क्वेश्चन आर वेरी इजी, यू विल एक्सपीरियंस दैट। और इसके बीच में अगर चैप्टर के विद इन किसी को डाउट है, तू बोल रहा था तेरे को कुछ डाउट है, वो अभी पूछ, बाद में अकेले में मत पूछ, लेट अदर्स ऑल्सो हैव बेनिफिट। हाँ हाँ, वो बोला रहेगा तो ही ना। नहीं, उसमें जो केसेस मैंने दिया ना, आई थिंक हम लोग ने 6 केस किया है गुडविल का। हाँ, तो बस वो 6 केस में से बाहर, उससे बाहर नहीं आएगा। तो वही 6 केस में जो केस में फिट होता है, आई थिंक हम लोग ने सब केस एग्जाम्पल में सॉल्व किया है। दैट इज मोर देन कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन। हाँ भाई, रिटायरमेंट डेथ में तू जो जॉइंट लाइफ पॉलिसी वाला मेथड बोल रहा है, फॉर द टाइम बीइंग 12th स्टैंडर्ड में जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व मेथड तक जाने का भी जरूरत नहीं है। जो बेसिक जॉइंट लाइफ पॉलिसी, पहले तो तू तेरा वीडियो चालू कर, खाली पीछे बैठे बैठे इंस्ट्रक्शन मत दे। जय नील, तेरा वीडियो चालू कर मेरे भाई। हाँ, तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी मेथड का जो तू बोल रहा है, वो फाउंडेशन में डिटेल में हम रिवाइज करेंगे 12th स्टैंडर्ड में, जो बेसिक जॉइंट लाइफ पॉलिसी है। क्योंकि रिटायरमेंट और डेथ में अगर एक ही पॉइंट याद रखना है, एटलीस्ट एट 12th स्टैंडर्ड, डोंट कंफ्यूज योर सेल्फ, बिकॉज बहुत सारा डिटेल ट्रीटमेंट हम लोग ने पढ़ा हुआ है। जॉइंट लाइफ पॉलिसी में रिटायरमेंट के टाइम पे जॉइंट लाइफ पॉलिसी सरेंडर होगा और सरेंडर वैल्यू मिलेगा, एंड सेकंड और डेथ के टाइम पे पूरा जॉइंट लाइफ पॉलिसी का अमाउंट मिलेगा। तो दैट इज़ अ सिंपल ट्रीटमेंट दैट इज़ टू बी फॉलोड एटलीस्ट एट जॉइंट लाइफ पॉलिसी। बाकी जो डिटेल ट्रीटमेंट है, उसका जर्नल एंट्रीज है, प्रीमियम भरने का एंट्रीज है, वो सब 12th स्टैंडर्ड लेवल पे प्रीमियम भरने का एंट्रीज वो लोग जॉइंट लाइफ पॉलिसी पे अलग क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। फाउंडेशन में हम डिटेल में वापस से ऑलमोस्ट पूरा रिवाइज करेंगे। हम लोग फाउंडेशन में पूरा 30 आवर्स का रिविजन रखने वाले हैं ऑल चैप्टर्स का। उसका डिटेल तुमको हम लोग तुम्हारे 12th के बोर्ड के एग्जाम के बाद बताने वाले हैं। उसका रिवीजन शीट अलग होगा, सब क्वेश्चंस भी नया होगा, इट इज़ नॉट रिपीटेटिव क्वेश्चंस जो हम लोग ने ऑलरेडी सॉल्व किए हैं। इन फाउंडेशन का बात कर रहा हूँ मैं, उसके अंदर जॉइंट लाइफ पॉलिसी ये वो जो भी है वो पूरा रिवाइज होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, इज देयर एनी स्पेसिफिक डाउट इन एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ? एटलीस्ट तुमने 3 पेपर सॉल्व किया है कि नहीं? तुम्हारा कॉलेज का गिन क्या, कॉलेज में प्रीलिम हुआ है कि नहीं हुआ है? हाँ, तो वो प्रीलिम दिया है कि नहीं दिया है? हाँ, तो वो प्रीलिम में वो पेपर प्लस इधर का 2-3 प्रीलिम दिया है ना तुमने? हाँ, तो बस उतना पेपर लिखना चाहिए था। बोलो। नॉट नेसेसरी, बट पीएनएल सस्पेंस तुझे वर्किंग में बनाना है तो बना से। एक्चुअली 12th स्टैंडर्ड का तू सोल्यूशन देखेगा ना, अगर 12th स्टैंडर्ड के सोल्यूशन में वो लोग ने बोला है प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल एंड बैलेंस शीट, तो वो लोग ने बाकी का कोई अकाउंट नहीं बनाने का रहता है, लेकिन तुझे बनाना पड़ता है तो कि उस तुझे बैलेंस मिले। अब एडमिशन ऑफ पार्टनर में बैंक अकाउंट तुझे बनाना पड़ता है, तो उससे तुझे बैंक बैलेंस मिलेगा। तो ओरली कर सकता है तो कर। पब्लिक क्या होता है मालूम है 12th स्टैंडर्ड में? वो लोग पीएनएल सस्पेंस अकाउंट क्यों बनाते हैं हम लोग वर्किंग में? क्योंकि हम लोग ने वर्किंग में नहीं बनाया ना, तो हम लोग बैलेंस शीट में उसको लेके जाने का भूल जाते हैं और बाद में बैलेंस शीट टैली नहीं होता है। और 12th स्टैंडर्ड का एग्जाम में प्रेशर बहुत होता है, तो याद ही नहीं आता है कि इसमें से कौन सा चीज़ मिसिंग है। तो ये सब चीज़ सोचने का, करने का उतने टाइम में तो पीएनएल सस्पेंस अकाउंट बन जाएगा। सो वो एक पॉइंट हम लोग को करना है।
हाँ, अभी जर्नल एंट्री से आया तो उसमें तुझे टी फॉर्मेट में ही बनाना पड़ता है, हाँ, इट इज़ ओके, बट नीचे क्लियरली लिखना ऊपर वर्किंग या रफ ऐसा करके कुछ तो लिखना पड़ता है, वरना वो लोग भड़क जाएंगे। हाँ, नेक्स्ट बहुत जन बोल रहे हैं एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अभी एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में चलो पहले पहले मैंने बताओ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या है। फर्स्ट इज व्हाट, फॉर्मेट है, किसका फॉर्मेट है, वर्टिकल बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, और दूसरा किसका फॉर्मेट है बोलो, चलो वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट है। फॉर्मेट में कोई डाउट है, वर्टिकल बैलेंस शीट एंड वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट में। अच्छा, फॉर सम गुड न्यूज़ फॉर यू पीपल ऑल्सो, कि कभी कभी क्या होता है मालूम है, खाली वर्टिकल बैलेंस शीट या वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट पे ही क्वेश्चन आएगा, बोलेगा प्रिपेयर, लाइक फॉर एग्जांपल मेरे ख्याल से अगस्त के पेपर में या मार्च के, मेरे को याद नहीं आ रहा है, बट एक पेपर में वो लोग ने खाली पीएनएल अकाउंट दिया था, ट्रेडिंग अकाउंट पीएनएल अकाउंट, बोला इसका वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट बना के दो बस, तो इसके ऊपर एक इंडिपेंडेंट क्वेश्चन आ सकता है। सो इफ दैट फॉर दैट ऑब्वियसली तुम लोग को वर्टिकल बैलेंस शीट या वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट आना चाहिए। करंट पेपर पैटर्न में डोंट टेक रिस्क ऑफ लिविंग दिस चैप्टर ना, क्योंकि इसके साथ किधर कंप्यूटर इन अकाउंटिंग आ गया तो पूरे क्वेश्चन का, और जो सीबी कर रहे हैं उनको ये चैप्टर तो छोड़ना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इस चैप्टर में आपने जो भी पढ़ा है वो आपको फ्यूचर में काम आएगा आएगा और आएगा ही, दैट इज श्योर है वो, क्योंकि उसके अंदर आपने कैश फ्लो पढ़ा है, वो इंटर में कैश फ्लो आएगा, उसके अंदर आपने जो है वर्टिकल बैलेंस शीट इनकम स्टेटमेंट पढ़ा है वो एफएम में आएगा, जो रेशियोज पढ़ा है वो भी एफएम में आएगा, कंपैरेटिव स्टेटमेंट, ये सब आपको एफएम में सब कुछ ये वापस आने ही वाला है। सो आई डोंट सी एनी रीजन ऑफ यू लीविंग दिस चैप्टर फॉर एनी रीजन, और अगर छोड़ा भी है तो यू हैव सफिशिएंट डेज 25, 26, 27, तुम्हारे पास 3 दिन है चैप्टर का पढ़ने के लिए, 5-6 घंटे से ज़्यादा लगेगा भी नहीं, और रेशियोज भी आए तो इट इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट, इट्स वेरी इजी, एंड इफ यू इवन इफ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट तो आप मेरे को बोलो, तो हम लोग एक प्रॉपर लेक्चर रख देंगे 3 घंटे का एनालिसिस का, कल सुबह को या कल दोपहर को 10:30 to 12:30 ऐसा कोई लेक्चर रख देंगे, ओनली एनालिसिस का पूरा लेक्चर शाम को रख देंगे, सुबह रख देंगे, शाम को सॉरी पॉसिबल नहीं है, 10:30 to 12:30 एक लेक्चर का टाइमिंग हो सकता है, 2 घंटे में एनालिसिस का पूरा एक लेक्चर रख देंगे जिसमें हम पूरा एनालिसिस पढ़ा देंगे वापस से, चाहिए तो 2 घंटा 4 घंटा तो बहुत हो गया, एक एक सम सबका सॉल्व कर देंगे। ऐसा लग रहा है तुम भी ऑनलाइन ही बैठे हो, तुम भी जवाब नहीं दे रहे हो, ये लोग तो वैसे भी जवाब नहीं दे रहे हैं, अभी एक एक करके वापस से सब वीडियो बंद होते जा रहे हैं, सबके घर पे आज अनलिमिटेड वाईफाई है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, वाई यू वांट टू स्विच ऑफ योर वीडियोस, ऐसा कौन सा प्राइवेट जगह पे आप बैठे हो, और हम लोग पढ़ाई का ही बात कर रहे हैं, हम लोग और कोई बात तो कर नहीं रहे। मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया कि आप कॉर्पोरेट मीटिंग्स में आपको वीडियो चालू रखना कंपलसरी है, वरना जूम पे ही आपका टर्मिनेशन लेटर आ जाएगा। चलो फॉर्मेट के बाद नेक्स्ट वन इज विच बैलेंस शीट दोनों में कॉमन साइज, कॉमन साइज बैलेंस शीट एंड कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। कॉमन साइज में क्या रहता है, आपको है ना एक आइटम को बेस लेना पड़ता है, किसको आप बेस लेते हो, बैलेंस शीट में आप किसको बेस लेते हो, हाँ जो बैलेंस शीट का टोटल रहता है उसको आप बेस ले लेते हो, कैपिटल एम्प्लॉयड बोलते हैं उसको, या टोटल फंड्स अवेलेबल लेते हैं, या टोटल फंड्स अप्लाइड रहता है तो उसको आप बेस ले लेते हो। बेस ले लेते हो मतलब बेस को आप कितना परसेंट लोगे, 100%, एंड फिर जो भी ईच एंड एवरी आइटम है उसको आप एक्सप्रेस करोगे एज अ परसेंटेज ऑफ द बेस। और इनकम स्टेटमेंट में आप किसको बेस लेते हो, नेट सेल्स, ऊपर जो फर्स्ट आइटम रहता है नेट सेल्स को आप बेस लेते हो, उसको 100% लेने का, बाकी सबको एक्सप्रेस करने का एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स, तो एक कॉमन साइज हो गया। नेक्स्ट वन कौन सा है, कंपैरेटिव। कंपैरेटिव में आप किसको बेस लेते हो, बेस ईयर, जो पहला ईयर रहता है 2022, 23 एंड 23, 24 ऐसा 2 ईयर दिया रहेगा तो आप पहले ईयर को क्या ले लोगे, बेस ले लोगे, तो उसका सब परसेंटेज कितना आएगा,
या कंपैरेटिव में आप क्या करते हो, पहले दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करते हो। डिफरेंस, लास्ट ईयर का सेल्स 1 लाख है, नेक्स्ट ईयर का 1,20,000 है, तो नेट इंक्रीज डिक्रीज बताना पड़ता है आपको, तो माइनस करके आप इंक्रीज डिक्रीज बता सकते हो और बाद में परसेंटेज कैलकुलेट करने का बेस लेके। ये हो गया कंपैरेटिव। बोलो नेक्स्ट क्या है? कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट का भी फॉर्मेट हम लोग ने पढ़ा हुआ है। कैश फ्लो स्टेटमेंट में 12th स्टैंडर्ड में इट इज विच मेथड ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट? इनडायरेक्ट। और बिलीव मी, कैश फ्लो स्टेटमेंट का हमने जो गिन के 2-3 सम किया ना, अगर 12th के बोर्ड एग्जाम में आया ना तो 3 में से कोई एक क्वेश्चन आएगा। वो लोग कोई नया क्वेश्चन नहीं बनाएंगे, एवरी ईयर दे रिपीट द क्वेश्चंस एंड समटाइम्स विथ फिगर दे विल रिपीट द क्वेश्चन। तो 12th स्टैंडर्ड का लास्ट 5 साल का पेपर आप देख लो, हर पेपर में वो लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को बाय रोटेशन रिपीट करते हैं। दे विल नॉट क्रिएट एनी न्यू क्वेश्चन ऑन कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो क्वेश्चन वो लोग क्रिएट न्यू नहीं करेंगे। आई थिंक हम लोग का पेपर सॉल्विंग था, उसके अंदर भी हम लोग ने कैश फ्लो का सम किया था। पेपर सॉल्विंग लेक्चर था जो लोग ने अटेंड किया था, हम लोग ने उसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट का किया था। और बाद में कौन सा नेक्स्ट एरिया इन एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज व्हाट? रेशियोज। तो रेशियोज में चलो कौन सा रेशियोज है पढ़ो ना अपने बुक में। रेशियोज कौन सा है बोलो। फर्स्ट रेशियो कौन सा है? बैलेंस शीट रेशियोज। बोलो बैलेंस शीट रेशियोज में कौन सा रेशियोज है? करंट रेशियो। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है? उधर ही रिवाइज करो। बोलो करंट रेशियो इज इक्वल टू व्हाट डिवाइड बाय व्हाट? करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। नेक्स्ट कौन सा है? क्विक रेशियो। बोलो विच करंट एसेट्स आर नॉट क्विक एसेट्स? एक तो स्टॉक है, दूसरा प्रीपेड एक्सपेंसेस, दिस आर नॉट क्विक एसेट्स। ओके, सो दूसरा कौन है? क्विक लायबिलिटीज, विच आर नॉट क्विक लायबिलिटीज, बैंक ओवरड्राफ्ट, और ये दिस नॉट क्विक लायबिलिटीज। सो क्विक रेशियो का फॉर्मूला इज वेरी सिमिलर टू करंट रेशियो। व्हाट इज द फॉर्मूला? क्विक एसेट्स अपॉन क्विक लायबिलिटीज। ये हो गया क्विक रेशियो। बोलो नेक्स्ट कौन सा रेशियो है? बैलेंस शीट रेशियोज में 2 ही है। बोलो नेक्स्ट इनकम स्टेटमेंट रेशियोज कौन सा है? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ये ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो तो आपको नेक्स्ट 2 साल तक काम आएगा। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो ये विल बी डिवाइडेड बाय व्हाट? जीपी अपॉन सेल्स इनटू 100, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। बोलो नेक्स्ट कौन सा रेशियो है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो? ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ये दोनों के डिनोमिनेटर में क्या है? ये दोनों के डिनोमिनेटर में नेट सेल्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा रेशियो है? नेट प्रॉफिट रेशियो। बोलो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर नेट प्रॉफिट रेशियो? अच्छा, कौन से 2 टाइप का नेट प्रॉफिट होता है? एनपीबीटी मतलब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और दूसरा कौन सा रहता है? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन व्हाट? नेट सेल्स। so, तीनों के डिनोमिनेटर में कौन रहता है? नेट सेल्स। ओके, विच इज द नेक्स्ट रेशियोज? ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ये दोनों में फर्क है। ऑपरेटिंग रेशियो एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर ऑपरेटिंग रेशियो? पढ़ के बोलो उधर। टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। ओके, ये हो गया ऑपरेटिंग रेशियो। ध्यान रखने का, यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट लिखेंगे तो इट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। चलो नेक्स्ट कौन सा रेशियो है? कॉम्पोजिट रेशियोज। बोलो कौन सा कॉम्पोजिट रेशियोज है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एंड दूसरा कौन सा है? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स अपॉन टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100, दैट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। दूसरा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या है? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन प्रोप्राइटर्स फंड्स इनटू 100। और नेक्स्ट कौन सा रेशियो है? बस इतना तो रेशियोज है। 8 रेशियो बाइट करने का। इंटर में तो 20-25 रेशियो आएगा, तो कैसे बाइट करोगे? 8 रेशियो बाइट करने के लिए तुम लोगों को सिंपल तो है। अच्छा, बेस्ट पार्ट क्या है मालूम है? रेशियो का एक सम है। आई थिंक मैंने एक प्रीलिम में रेशियो का एक सम पूछा था, वो 12th के बोर्ड में पूछा गया था। तो वैसे ही रेशियो वो लोग
मतलब तुमको उसमें ना ये जो भी रेशियोज कैलकुलेट करने के लिए जो चाहिए ना वो लोग डायरेक्टली दे देते हैं, मतलब तुमको ऐसा ढूंढना नहीं पड़ेगा, एक आध आइटम मिसिंग रहेगा और ढूंढना पड़ेगा। तो ये हो गया तुम्हारा एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और नेक्स्ट कंप्यूटर इन अकाउंटिंग में किसी को डाउट है? तुम लोग ने वो चैप्टर रीड किया है कि नहीं किया है? अरे तो उसमें ऑब्जेक्टिव्स मतलब फेंकने वाले हो, ऑब्जेक्टिव रटना क्यों है, सब लॉजिकल तो है, कितना सिंपल है, बहुत सारा। अरे मैं बेस्ट बोलूं, तुम्हारा 12th एग्जाम का टाइमिंग क्या है? 3 बजे है ना, तो उस दिन सुबह को 8 से 11 में है ना एनालिसिस ऑफ कंप्यूटर, या सॉरी एनालिसिस और कंप्यूटर इन अकाउंटिंग, ये चैप्टर उस दिन करने का। 3 बजे मतलब सुबह 7 बजे उठने का, 7 से 12, 7 से 1, चलो 7 to 12:30, उसमें से 3 घंटा एनालिसिस चैप्टर करने का और 2.5 घंटा कंप्यूटर इन अकाउंटिंग करने का। तो उसी दिन, बाकी के 2-3 दिन में बाकी के सब चैप्टर्स कंप्लीट कर लो। एंड अभी भी जो लोग ऐसा बोल रहे हैं कि सर अभी 2 दिन हम क्या करें, तो 2 दिन में पेपर लिखो, जितना हो सके उतना पेपर लिखो। पेपर्स लिखोगे तो आपको स्पीड पता चलेगा, कंप्लीशन होता है। और पेपर लिखने के टाइम किस पे फोकस करोगे आप? प्रेजेंटेशन पे फोकस करो, इम्प्रूव ऑन और फोकस ऑन इम्प्रूविंग योर प्रेजेंटेशन रादर देन क्वालिटी ऑफ सम्स। क्वालिटी ऑफ सम्स आर वेरी इजी एट बोर्ड लेवल। चलो अपार्ट फ्रॉम दैट और कोई चैप्टर जिसमें तुमको एंट्रीज तुमने पढ़ाई किया है कि नहीं किया है? क्या आज चालू करने वाले हैं? किया है? हाँ, तो उसमें कुछ तो डाउट्स तो आया रहेगा कि नहीं आ रहा है डाउट्स? जो ARB स्टूडेंट्स हैं, हम नहीं यार ARB स्टूडेंट्स, एक यहाँ पे दीप्ति है, एक ये है, और कौन है ARB स्टूडेंट? बस 2 ही जन हैं आप ARB स्टूडेंट्स। आप लोग ने प्रैक्टिस किया है, पेपर लिखा है, ARB लिखा है? हाँ, मुझे आपका आवाज़ नहीं आएगा, यहाँ पे स्पीकर नहीं है, इसलिए साइन लैंग्वेज में बात करो। ओके, बोल, तुझे कितना आया प्रीलिम्स में? कौन सा प्रीलिम में? गुड क्वेश्चन। कितना प्रीलिम लिखा है तूने? बहुत सारा लिखा है, तो सबका मार्क्स बोल कितना आया? किधर से उल्टा चालू कर, लेटेस्ट प्रीलिम में कितना आया? इधर वही दिया कब था तूने? इधर कोई प्रीलिम नहीं हुआ है भाई, कौन से माले पे जाके प्रीलिम? नहीं, वो तो तूने सेल्फ प्रैक्टिस के लिए, देख इसने पेपर लिखा, इसने मेरे लिए सबमिट किया, तुम लोग ने पेपर लिखा ना, वो तुम उधर नीचे बेंच पे छोड़ के चले गए थे। नहीं, तो तूने फॉलोअप किया, किसी को पूछा कि मेरा पेपर चेक हुआ कि नहीं? उसने मेरे साथ में 3 बार फॉलोअप किया है, सर मेरा पेपर आपने कलेक्ट किया, सर मेरा पेपर चेक हुआ, उसने 3 मैसेज डाला है मेरे को, आप लोग ने फॉलोअप किया। अच्छा, सबसे पहले तू पेपर लिखने आया था, वो तूने मेरे को मैसेज करके बोला, मैं तेरे को नेक्स्ट डे उस दिन मिला था कि नहीं मिला था? तभी तूने मेरे को बोला सर मेरा पेपर चेक करके दो, तभी मैंने तेरे को बोला था ना तेरा पेपर उधर पड़ा है, बोला था कि नहीं? देख, ताना मत मार सास की तरह, समझा? मेरे को लगा, ऐसा लगने में नहीं होता है, उसको थोड़ी ऐसा लगा, उसने फॉलोअप किया, सर उधर पेपर छोड़ा है मैंने, प्लीज़ आप कलेक्ट कर लेना। हम लोग का कंटिन्यूसली 3-4 बार मैसेज पे बात हुआ है, तू और अर्शल दोनों लिख के चला गया, बोला ठीक है, तो हम भी बोला लिख के गए रहेंगे, मन आया रहेगा लिखने का। हाँ, और बोलो। हाँ बोल। हाँ, 40% कन्वेंस फीस, बिकॉज वो लास्ट ईयर का जो क्वेश्चन रहेगा वो NPO मतलब कोई ऑर्गेनाइजेशन का नहीं रहेगा, इट मस्ट बी कोई डॉक्टर का क्वेश्चन पूछा रहेगा। हाँ, तो हम लोग ने एक डॉक्टर दिनेश वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था अपने टेक्स्ट बुक में, और ठीक है चल वो भी नहीं किया रहेगा। 40% ऑफ कन्वेंस फीस इज फॉर डोमेस्टिक यूज, मतलब जो भी कन्वेंस फीस, सपोज कन्वेंस फीस अगर 10,000 दिया है पेमेंट साइड पे, तो 40% हम लोग उसको ड्राइंग्स ट्रीट करेंगे। तो ड्राइंग्स ट्रीट करेंगे तो ऑब्वियसली अगर वो कोई डॉक्टर का सम है तो उसमें उसका कैपिटल दिया रहेगा, तो उसमें आप जैसे फाइनल अकाउंट्स में कैपिटल अकाउंट बनाते हो वैसे कैपिटल अकाउंट बनाने का, और उसके डेबिट साइड पे जो भी 40% का अमाउंट आता है वो आएगा, और एक्सपेंडिचर साइड पे कन्वेंस फीस में से उसमें से माइनस करने का ड्राइंग्स।
कैपिटल फंड नहीं आएगा ना, क्योंकि उसके अंदर वो कैपिटल आएगा, वो डॉक्टर रहेगा, डॉक्टर का सम रहेगा, वो डॉक्टर का ही सम था ना लास्ट ईयर में। हाँ तो वो भी बोल पूरा। वो एनपीओ मतलब इट इज अ ऑर्गेनाइजेशन का सम नहीं रहेगा, वो किसी इंडिविजुअल का सम रहेगा, क्योंकि प्रोफेशनल्स भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाते हैं। तो उसमें ड्राइंग्स ट्रीट करने का, और वो जो 40% है वो कैपिटल में डेबिट साइड पे दिखाने का, अगर तू कैपिटल अकाउंट बना रहा है तो। अरे नहीं, तेरा प्रॉपर सोल्यूशन में आएगा ना, पहले तेरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनेगा, फिर बैलेंस शीट बनेगा, और फिर कैपिटल अकाउंट बनेगा, एक 4-5 लाइन का, जैसे हम फाइनल अकाउंट्स में बनाते हैं। अभी बैठ के चेक करो सब जगह पे। दो घंटा इधर ही बैठ के सब कुछ चेक करो मेरे सामने, किधर भी जाने का जरूरत नहीं है। ईच वन बाय वन चैप्टर गो थ्रू करो। ओके, पहले एडमिशन ऑफ पार्टनर का वी विल रिवाइज गुडविल का एडजस्टमेंट। एक काम करते हैं कि एडमिशन का सब स्टेप्स ही रिवाइज करते हैं। फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट एडमिशन ऑफ पार्टनर का स्टेप्स। बोलो, एडमिशन ऑफ पार्टनर में क्या स्टेप्स हम लोग फॉलो करते हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर में? ओके, पहले तो ये बोलो, एडमिशन ऑफ पार्टनर में कौन से अकाउंट्स वी विल प्रिपेयर? बोलो, एडमिशन ऑफ पार्टनर में व्हाट आर ऑल द अकाउंट्स दैट वी हैव टू प्रिपेयर? नंबर 1, रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। क्वेश्चन में चेक करने का, अगर वो लोग ने बोला प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, तो अकाउंट का नाम भी प्रॉफिट एंड लॉस। में इसके लिए बोल रहा हूँ 12th स्टैंडर्ड में प्रेजेंटेशन पे ध्यान दो। ओके, व्हाट इज नेक्स्ट अकाउंट दैट वी हैव टू प्रिपेयर? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। एंड देन बैलेंस शीट के ब्रैकेट में श्योरली लिखने का आफ्टर एडमिशन, एंड वर्किंग नोट में इफ पॉसिबल कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट, या इफ नीडेड। चलो, पहला व्हाट इज द स्टेप नंबर 1? कैलकुलेशन ऑफ रेशियोज। रेशियोज का हम लोग ने एक टेबल पढ़ा हुआ है, वो ही टेबल आप लोग को प्रिपेयर करना है। देन सेकेंड वन क्या है? यस, वी हैव टू राइट ओपनिंग बैलेंसेस। कौन से अकाउंट में आप ओपनिंग बैलेंस लिखोगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सर्टनली लिखने का, एंड देन बैंक अकाउंट में लिखने का, जो वर्किंग नोट में बनाया। ओके, तो ये हो गया स्टेप नंबर 1। उसमें स्टेप नंबर 2 में व्हाट विल यू डिस्ट्रीब्यूट? रिजर्व्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स या अक्यूमुलेटेड लॉसेस। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स, और अदर रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट किया, लॉसेस को डिस्ट्रीब्यूट किया। उसके बाद स्टेप नंबर 3 में यू हैव टू गो फॉर, अच्छा, रिजर्व्स और लॉसेस किसको डिस्ट्रीब्यूट होगा? ओनली इन ओल्ड रेशियो। उसके बाद रिवैल्यूएशन करने का, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस जो रहेगा उसको हम किस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। उसके बाद नया पार्टनर का कैपिटल। अब गुडविल का एडजस्टमेंट। व्हाट आर द 2 मेथड्स ऑफ गुडविल? एक है प्रीमियम मेथड, दूसरा वैल्यूएशन मेथड। व्हाट इज प्रीमियम मेथड एंड वैल्यूएशन मेथड? ये दोनों में डिफरेंस क्या है? प्राइमरीली प्रीमियम मेथड में यू आर ओनली टॉकिंग अबाउट हुज शेयर, इनकमिंग पार्टनर शेयर। प्रीमियम मेथड में यू आर ओनली टॉकिंग अबाउट इनकमिंग पार्टनर का शेयर। अच्छा, इसमें सबसे बेस्ट पार्ट क्या है? कभी कभी आपको इनकमिंग पार्टनर का शेयर डायरेक्टली दे दिया रहेगा कि भाई इनकमिंग पार्टनर ब्रिंग्स 10,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल। या दूसरा तरीका आपको क्या हो सकता है? पूरे फर्म का गुडविल वैल्यू करना पड़ेगा। तो सपोज आपने पूरे फर्म का गुडविल वैल्यू किया और 40,000 आया, और वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में एटलीस्ट इन 12th स्टैंडर्ड वो लोग आपको बोलेंगे एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 3 years 4 years का। तो एवरेज प्रॉफिट में गुडविल में यू विल ओनली टेक विच एवरेज? 12th स्टैंडर्ड में ओनली विच एवरेज है? सिंपल एवरेज। एक ही मेथड है, सिंपल एवरेज से आपने गुडविल वैल्यू किया। गुडविल वैल्यू करने के बाद जो भी टोटल गुडविल ऑफ द फर्म आया, उसका जो इनकमिंग पार्टनर का शेयर है, सपोज इनकमिंग पार्टनर का शेयर इज 1/4, सो 40,000 इंटू 1/4 दैट इज 10,000 उसका शेयर। अब ये 10,000 का शेयर, उसका क्या क्या मेथड्स हो सकता है? एक तो आपका फाउंडेशन वाला मेथड, इट इज विच पार्टनर्स टू विच पार्टनर्स, गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। ये एक एंट्री या एक मेथड हो गया जो 12th में भी है। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट क्या मेथड हो सकता है? वो लोग आपको बोलेंगे कि इनकमिंग पार्टनर्स शेयर ऑफ गुडविल इज टू बी रेज। तो खाली इनकमिंग पार्टनर, तो उसके लिए 2 जर्नल एंट्री पास करना पड़ेगा। व्हाट आर द 2 एंट्रीज दैट आर सपोज्ड टू बी पास्ड?
वो पैसा लेके आ रहा है, करेक्ट, इट इज कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। यहाँ पे 12th स्टैंडर्ड में गुडविल अकाउंट ओपन होता है एंड देन इमीडिएटली दूसरा कौन सा एंट्री पास करना पड़ेगा, गुडविल अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पर विच पार्टनर्स। 12th स्टैंडर्ड में आप बोल सकते हो ओल्ड पार्टनर, एक्चुअली स्ट्रिक्टली स्पीकिंग इट इज विच पार्टनर्स, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। बट 12th स्टैंडर्ड में हमेशा ओल्ड पार्टनर्स ही सैक्रिफाइसिंग होते हैं, 12th स्टैंडर्ड का सोच उससे आगे जाता नहीं है कभी। तो ये वो वाला मेथड हो गया। अच्छा, इसमें और एक स्टेप हो सकता है, वो लोग कभी कभी आपको बोलेंगे कि पार्टनर्स हैव डिसाइडेड टू विड्रॉ देयर शेयर ऑफ गुडविल, या ओल्ड पार्टनर्स हैव डिसाइडेड कि वो लोग अपना शेयर ऑफ गुडविल को क्या करेंगे, विड्रॉ करेंगे। तो उसके लिए क्या एंट्री पास करेंगे हम लोग, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। सो ये मोर और लेस ये सब मेथड्स हो सकता है प्रीमियम में। वैल्यूएशन मेथड में दो पॉसिबिलिटी है, या तो गुडविल ऑलरेडी बैलेंस शीट में अपीयर होता रहेगा, या तो गुडविल बैलेंस शीट में अपीयर नहीं होता रहेगा। तो उसमें लोग क्या बोलेंगे, गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी रेस्ड, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड, ऐसे सब लैंग्वेज यूज करेंगे। गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी रेस्ड मतलब पूरा गुडविल को रेस करने का, पूरा गुडविल को रेस करने का मतलब इट इज लाइक अनरिकॉर्डेड एसेट। गुडविल का बुक वैल्यू 0 है और गुडविल ऑफ द फर्म पूरा 40,000 को रेस करो, तो पूरा 40,000 को रेस करेंगे तो क्या एंट्री आएगा, गुडविल अकाउंट डेबिट, मतलब गुडविल को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लेके आना है। तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू विच पार्टनर्स, ओल्ड, जब रेस करोगे तब इट इज विच पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स। बाद में बोलेंगे गुडविल इज टू बी रिटर्न ऑफ इमीडिएटली, रिटर्न ऑफ करोगे तो ऑल पार्टनर्स इंक्लूडिंग द न्यू पार्टनर, मतलब ये कौन से रेशियो में होगा, न्यू रेशियो में, टू विच अकाउंट, गुडविल अकाउंट। तो ये एक मेथड हो सकता है। अगर गुडविल ऑलरेडी बैलेंस शीट में अपीयर हो रहा है, सपोज गुडविल ऑलरेडी 10,000 बैलेंस शीट में अपीयर हो रहा है और वो लोग गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 40,000, तो आप एक्स्ट्रा 30,000 का एंट्री पास करोगे। तो उसमें क्या एंट्री पास करोगे, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। और अगर वो लोग ने राइट ऑफ करने के लिए नहीं बोला है तो गुडविल विल अपीयर इन द बैलेंस शीट एट 40,000। तो ये गुडविल का मेथड हो गया अंडर एडमिशन ऑफ पार्टनर। बोलो और रिटायरमेंट डेथ में भी गुडविल का, इनफैक्ट रिटायरमेंट डेथ में हम लोग ने 6 केसेस पढ़ा है। चलो वो वाला नोटबुक निकालो अगर लेके आया तो। सी बिलीव ऑन योर इंस्टिंक्ट्स, ऐसा ही जस्ट बायट मत करके जाओ। आई एम वेरी श्योर आपने जितने भी सम्स किया ना, आपको क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कौन सा करना है। आप जितना उसके ऊपर फोकस करके नहीं ये आया तो मैं बायट करके, कुछ नहीं हो, इंस्टिंक्टिवली आंसर आएगा। इतना स्ट्रेस है ना फाउंडेशन के एग्जाम के लिए लो, 12th का एग्जाम के लिए मत लो। तो रिटायरमेंट डेथ में हम लोग ने टोटल 6 मेथड पढ़ा है, 6 मेथड्स, उसको भी हम लोग ने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। इसमें भी हम लोग पहले किसके बारे में बात कर रहे हैं, सिर्फ सॉरी इनकमिंग नहीं, आउट गोइंग पार्टनर मतलब रिटायरिंग पार्टनर शेयर। चलो उसके अंदर 3 केस है। व्हाट आर द 3 केसेस? अरे खाली रिटायरिंग पार्टनर शेयर है तो टोटल गुडविल कहां से आया? अच्छा इसके अंदर भी पहला नहीं, हाँ वो जो आपका फाउंडेशन का मेथड, रिटायरिंग पार्टनर्स शेयर, रिटायरिंग पार्टनर शेयर वाले मेथड में भी बोलो फर्स्ट वाला क्या है, गेनिंग पार्टनर्स टू सैक्रिफाइसिंग, वो मेथड नंबर 1 है। ओके, व्हाट इज मेथड नंबर 2? रिटायरिंग पार्टनर का शेयर हम लोग रेस करेंगे। रिटायरिंग पार्टनर का शेयर हम लोग रेस करेंगे मतलब रिटायरिंग पार्टनर को हमको गुडविल का शेयर देना पड़ेगा। तो बोलो क्या करेंगे, व्हाट इज द जर्नल एंट्री यू विल पास फॉर रेजिंग रिटायरिंग पार्टनर शेयर? गुडविल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट कर रहे हैं क्योंकि उसको हमको गुडविल का शेयर देना है। तो उसमें वो लोग बोलेंगे अब ये इसको राइट ऑफ कर दो। तो राइट ऑफ करेंगे तो किस पार्टनर्स में राइट ऑफ करोगे आप? और यहाँ पे इन 12th स्टैंडर्ड इज कंटिन्यूइंग पार्टनर्स, बट एक्चुअली इट इज विच पार्टनर्स? गेनिंग पार्टनर्स। तो गेनिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को आप क्या करोगे? डेबिट करके गुडविल को क्रेडिट करोगे। अगर राइट ऑफ करने के लिए नहीं बोला है तो जितना रिटायरिंग पार्टनर का शेयर है वो किस में अपीयर होगा? बैलेंस शीट में अपीयर होगा। तो ये 3 केस हो गया इन रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, जिसके अंदर कॉमन क्या है? ऑल 3 केसेस में व्हाट इज कॉमन?
ओरिंग रिटायरिंग पार्टनर शेयर, मतलब फर्स्ट केस में इट इज एडजस्टेड थ्रू कैपिटल अकाउंट्स, दिस इज एडजस्टेड थ्रू कैपिटल अकाउंट्स। दूसरा केस क्या था, रिटायरिंग पार्टनर शेयर को हम लोग क्या करेंगे, रेज एंड राइट ऑफ। एंड थर्ड केस में हम लोग रिटायरिंग पार्टनर शेयर को सिर्फ क्या करके छोड़ देंगे, रेज करके छोड़ देंगे। सी एक्चुअली स्पीकिंग, देन नेक्स्ट वन इज टोटल गुडविल ऑफ द फर्म। टोटल गुडविल, चलो उसमें भी केस नंबर 1, 2, 3 है, 3 केस है, बोलो केस नंबर 1 क्या है, टोटल गुडविल। इसमें भी केस नंबर 1 क्या है, पूरे गुडविल को हम क्या करेंगे, रेज। तो बोलो उसका एंट्री क्या आएगा, अगर आपने पूरे गुडविल को रेज किया तो व्हाट विल बी द एंट्री फॉर रेजिंग एंटायर गुडविल ऑफ द फर्म, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स, इंक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर, क्योंकि रिटायरिंग पार्टनर को भी उसमें तो शेयर देना ही है, टू विच अकाउंट, और सारा गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स, ये रेज कर दिया। और अगर आपको बोलेंगे रेज करके क्या करो, राइट ऑफ करो, रेस करके अगर राइट ऑफ बोला तो बोलो व्हाट इज द एंट्री फॉर राइटिंग इट ऑफ। अब राइट ऑफ करने के लिए आप कौन से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करोगे, ओनली विच पार्टनर्स, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, मतलब आप उसको राइट ऑफ कर दोगे। ये आपका एंट्री हो गया रेस एंड राइट ऑफ का। सेकंड मेथड, टोटल गुडविल ऑफ द फर्म, सिर्फ आपको क्या करने बोलेंगे वो लोग, रेस करने बोलेंगे। तो क्या एंट्री पास करके छोड़ दोगे आप, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स इंक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर टू एबीसी, 3 पार्टनर है तो टू एबीसी, रेस करेंगे और रेस करके छोड़ दिया तो गुडविल विल अपीयर इन द बैलेंस शीट, जो भी अमाउंट पे रेस किया आपने। व्हाट इज केस नंबर 3, केस नंबर 3 बोलेंगे गुडविल इज टू बी, मतलब ये केस में आपको बैलेंस शीट में गुडविल ऑलरेडी दिया रहेगा। सपोज गुडविल वैल्यू दिया रहेगा 10,000 रुपया, मतलब गुडविल इज रीवैल्यूड एट 50,000, तो इट इज एज गुड एज 10,000 का बुक वैल्यू है और उसका मार्केट वैल्यू 50,000 है, तो डिफरेंस ऑफ 40,000 क्या है फॉर्म के लिए, प्रॉफिट है। वो आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे टू विच पार्टनर्स इन विच रेशियो, तो उसके लिए क्या एंट्री पास करोगे, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स इन, और या ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो, जो भी नया गुडविल का अमाउंट रहेगा विल अपीयर इन द बैलेंस शीट। अच्छा मेथड है। डिसोल्यूशन का चलो स्टेप्स रिवाइज करो, डिसोल्यूशन का स्टेप्स रिवाइज कराओ। उसके बाद इश्यू ऑफ शेयर्स का हम लोग एंट्री रिवाइज करेंगे, दोनों का, प्रीमियम का और पार का। हाँ बोल, चलो डिसोल्यूशन का स्टेप्स, पहले अकाउंट्स टू बी ओपन बोलो डिसोल्यूशन में, रियलाइजेशन अकाउंट सेकंड, पार्टनर्स कैपिटल थर्ड, बैंक अकाउंट, कैश और बैंक अकाउंट। और बैलेंस शीट नहीं बनाओगे क्यों, डिसोल्यूशन कर रहे हैं, डिसोल्यूशन में बैलेंस शीट नहीं बनता है। ओके, रियलाइजेशन अकाउंट, चलो स्टेप रिवाइज करो। और स्टेप नंबर 1 ओपनिंग बैलेंसेस लिखने का, ओपनिंग बैलेंसेस स्टेप नंबर 1, पार्टनर्स नहीं, डिसोल्यूशन में पहले स्टेप में पूरा बैलेंस शीट हम खाली करेंगे, सिर्फ इनफैक्ट 1 मोर अकाउंट है, तुम लोग भूल गए, पार्टनर्स लोन अकाउंट इफ नीडेड और इफ एनी, तो ये 4 अकाउंट हम लोग बनाएंगे। तो ये 3 अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस होगा। कौन से 3 अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस होगा, पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स लोन एंड बैंक अकाउंट। एंड बाकी का जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज है उसको हम कहां पे ट्रांसफर करेंगे, रियलाइजेशन। रिजर्व्स को कहां पे ट्रांसफर करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल, साइड के साथ बोलो, रिजर्व्स को पार्टनर्स कैपिटल में कौन सा साइड, क्रेडिट साइड। लॉसेस को किधर ट्रांसफर करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड। ठीक है, ये हो गया स्टेप नंबर 1। व्हाट इज स्टेप नंबर 2, रियलाइजेशन ऑफ असेट्स। रियलाइजेशन ऑफ असेट्स में 4 पॉसिबिलिटी है। What is the 4 possibilities? Number 1, assets are disposed of. What is the journal entry for assets disposed of? Bank account debit to realization account. Second possibility, assets taken over by partner. Partner's capital account debit to realization. Third possibility, asset taken over by liability. नो जर्नल एंट्री, क्रेडिटर ने फर्नीचर टेक ओवर किया तो उसका एंट्री नहीं आएगा, क्योंकि क्रेडिटर्स भी क्लोज होकर रियलाइजेशन में चला गया है, फर्नीचर भी क्लोज होकर रियलाइजेशन में चला गया है, तो हम लोग रियलाइजेशन टू रियलाइजेशन अकाउंट पास नहीं कर सकते। और थर्ड रादर फोर्थ पॉसिबिलिटी, जो बहुत रेयर है 12th स्टैंडर्ड में, बट स्टिल पॉसिबिलिटी है, तो हम डिस्कस कर रहे हैं, किसी एसेट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया रहेगा तो
कुछ नहीं, नो एंट्री पास करेंगे, अज्यूम वर्थलेस है। अच्छा, ये चारों केस में एसेट में कोई प्रॉफिट या लॉस होता है तो चारों केस में सपोज एसेट फर्नीचर का बुक वैल्यू 50,000 है और उसको हम लोग ने 45,000 में बेचा तो 5,000 का लॉस हो गया। तो व्हाट इज द जर्नल एंट्री फॉर लॉस? रियलाइजेशन अकाउंट में एडजस्ट हो जाएगा। नो सेपरेट जर्नल एंट्री इज रिक्वायर्ड टू बी पास्ड फॉर प्रॉफिट और लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ असेट। चलो, उसके बाद लायबिलिटी में भी 4 पॉसिबिलिटी है। लायबिलिटी में पॉसिबिलिटी नंबर 1, अच्छा बिफोर वी प्रोसीड, सॉरी, एसेट्स में वेदर इट इज रिकॉर्डेड एसेट और वेदर इट इज अनरिकॉर्डेड एसेट, ये चारों पॉसिबिलिटी सेम रहेगा। मतलब सपोज आपको बोलेगा कि कोई अनरिकॉर्डेड एसेट है, उसको हम लोग ने 6,000 में बेच दिया, तो इट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। उसका बुक वैल्यू 0 है और उसका मार्केट वैल्यू 6,000 है, तो डिस्पोजल का एंट्री पास करने का। ओके, व्हाट इज द जर्नल एंट्री फॉर डिस्पोजल ऑफ लायबिलिटीज और सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटीज? तो यहाँ पे लायबिलिटी में भी देयर आर 4 मेथड्स या 4 पॉसिबिलिटीज। पॉसिबिलिटी नंबर 1, liabilities paid off. What is the entry for liability paid off? Realization account debit to bank account. Okay, then liability taken over by partner. X बोलेगा मैं मिसिस X का लोन पे कर दूंगा, तो what is the entry? Realization account debit to partners capital account. Okay, liability taking over any asset? नो एंट्री, क्योंकि हम लोग ने ऊपर डिस्कस किया। और लायबिलिटी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया होगा तो इट इज अज्यूम टू बी पेड ऑफ एट बुक वैल्यू। अगेन लायबिलिटी में भी अगर आप लायबिलिटी को कम या ज्यादा पे करते हो तो उसका प्रॉफिट या लॉस का एंट्री नहीं आएगा, इट विल ऑटोमेटिकली गेट एडजस्टेड इन रियलाइजेशन। एंड वॉट एवर वी हैव डिस्कस्ड इज ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। ओके, बाद में एक है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे करने का एंट्री। व्हाट इज द जर्नल एंट्री फॉर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड? अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। उसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करोगे। रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करके जो भी प्रॉफिट या लॉस है वो आप किस में डिस्ट्रीब्यूट करोगे? पार्टनर्स में, इन देयर रेशियो, जो भी आपको रेशियो मिलेगा। उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्लोज करो, जो भी उनका डिफरेंस है वो आप सेटल करो। अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट होता है तो उसका कैपिटल डेफिशिएंसी या उसका जो इंसॉल्वेंसी लॉस है विल बी बेयर्ड बाय अदर सॉल्वेंट पार्टनर्स एटलीस्ट इन 12th स्टैंडर्ड इन विच रेशियो? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो पहले, एंड उसके पहले अगर वो इंसॉल्वेंट पार्टनर कुछ भी 40 पैसे इन रुपये या 20 पैसे इन रुपये या 25 पैसे इन रुपये वो पैसा दे रहा है, तो पहले उसका अमाउंट ले लो, बाद में उसका अकाउंट क्लोज करो। जो भी डिफरेंस है वो लॉस आप डिस्ट्रीब्यूट करो बिटवीन द ओल्ड पार्टनर्स या रिमेनिंग पार्टनर्स या सॉल्वेंट पार्टनर्स इन PSR। और उसके बाद जो रिमेनिंग पार्टनर्स है उसका कैपिटल अकाउंट आप सेटल करो थ्रू बैंक अकाउंट। लास्ट में आपका बैंक अकाउंट टैली होना चाहिए। ये डिसोल्यूशन का स्टेप्स है, ठीक है। डिसोल्यूशन का स्टेप्स इज वेरी इजी। चलो नेक्स्ट वन, क्विकली हम लोग इश्यू ऑफ शेयर्स पे जाते हैं। आएगा ना, क्यों नहीं आएगा? आ सकता है, सब कुछ आ सकता है, हमको सब आना चाहिए। इश्यू ऑफ शेयर्स में 2 पॉसिबिलिटी है। चलो, इश्यू ऑफ शेयर्स एट पार एंड इश्यू ऑफ शेयर्स एट, अच्छा डिस्काउंट भी करवाओगे मेरे पास। 12th स्टैंडर्ड में और एक नॉनसेंस है, इश्यू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट, जो इलीगल है लेकिन हमारे 12th स्टैंडर्ड के इसमें चलता है। चलो पहले इश्यू एट पार। इश्यू एट पार मतलब इश्यू ऑफ शेयर्स एट फेस वैल्यू। इश्यू एट प्रीमियम मतलब अबव फेस वैल्यू, एंड इलीगल बोलो बिलो फेस वैल्यू, ठीक है। पहले इश्यू ऑफ शेयर्स एट पार। इश्यू ऑफ शेयर्स एट पार के लिए चलो एग्जांपल लेते हैं। सपोज कंपनी वांट्स टू इश्यू 2 लाख शेयर्स एट 10 रुपीज पर शेयर फेस वैल्यू। ये आ गया से 432। 4 इज एप्लीकेशन, 3 इज अलॉटमेंट, 2 इज फर्स्ट कॉल। 9 हुआ तो 433 कर दो, चलो ठीक है, नो इशू। 433 बोलो, व्हाट इज द जर्नल एंट्री? 2 एंट्री बोलो एप्लीकेशन का। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर। अभी यहाँ पे मिस्टेक क्या करते हैं मालूम है स्टूडेंट लोग? ये लोग 2 लाख ले लेते हैं। हमेशा चेक करो कि एप्लीकेशंस कितने के लिए आया है। अगर 3 लाख के लिए एप्लीकेशंस आया तो फर्स्ट एंट्री विल बी 3 लाख इंटू 4। अभी 12th स्टैंडर्ड में अगर ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ तो या तो आपको बोलेंगे एक्सेस एप्लीकेशंस वर रिफंडेड, या तो आपको बोलेंगे प्रो रेटा।
ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में मैंने लास्ट टाइम भी पेपर सॉल्विंग वाले लेक्चर में बताया था कि इट इज़ वेरी इजी सेकंड जर्नल एंट्री में। तो सेकंड जर्नल एंट्री में चलो अभी सपोज एक्सेस एप्लीकेशन हमने रिफंड कर दिया तो क्या एंट्री पास करोगे? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल का ब्रैकेट बोलो करंट एग्जाम्पल में तो 2 लाख इंटू 4 एंड जो भी एक्सेस है वो आप क्या कर दोगे? रिफंड करना है तो क्या एंट्री आएगा? टू बैंक अकाउंट। और अगर एडजस्ट अगेंस्ट अलॉटमेंट रहेगा तो टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में बहुत रेयर है कि रिफंड भी रहेगा और एडजस्टमेंट ऑन अलॉटमेंट भी रहेगा। वो रहेगा तो आपको एडवांस पर शेयर का कैलकुलेशन करना पड़ेगा प्रो रेटा केसेस में। चलो नेक्स्ट दो एंट्री अलॉटमेंट का रिवाइज करवाओ। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। उसका ब्रैकेट बोलो अभी क्या आएगा? 2 लाख इंटू 3 बोलो। उसके बाद मनी रिसीव्ड, व्हाट इज द एंट्री? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ये बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट का एंट्री जब पास करते हो तो वो जो एडवांस का जो अमाउंट रहेगा ना वो यहाँ पे एडजस्ट करके आएगा माइनस करके। ओके उसके बाद दो एंट्री कॉल का, और सपोज कॉल सिनेरियोस है तो क्या एंट्री पास करोगे? अरे सब दिखाने का भाई एडवांस, तू वर्किंग दिखाए मैंने, तू कैलकुलेशन कैसे करेगा मेरे को बता तू जरा। अरे रफ में कुछ नहीं होता है, वर्किंग सब चीज का बताने का। वर्किंग प्रॉब्लम क्या है तेरे को वर्किंग बनाने में? 3 घंटा तेरे को कम पड़ रहा है। अरे 2 घंटे में पेपर हो जाएगा तो 1 घंटा क्या करेगा उधर? दूसरी बार पेपर सॉल्व करेगा। बता ना वर्किंग सब। तेरे पास ज्ञान है तो बताने का ना ज्ञान। ज्ञान लेके ऊपर नहीं जाना चाहिए, इधर ही ज्ञान दे दे सब। कहाँ था मैं? फर्स्ट कॉल का 2 एंट्री बोलो। चलो फर्स्ट कॉल का 2 एंट्री। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और लास्ट एंट्री में कॉल सीनियर्स रहेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट कॉल सीनियर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ध्यान से क्वेश्चन में देख के लिखने। अगर वो लोग ने फाइनल कॉल लिखा है तो आप सिर्फ फाइनल कॉल लिखो, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल लिखा है तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल लिखो। तो टू बी सेफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट दोनों लिखने का। मैंने लास्ट 2-3 पेपर देखा हुआ है, वो लोग ने कभी भी सेकंड कॉल नहीं पूछा है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ही पूछा है वो लोग ने। उसके बाद वो लोग ने 12th स्टैंडर्ड का पेपर में कैसा था, वो लोग ने फॉरफीचर करके रोक दिया है। कभी भी री इशू का आगे का एंट्री नहीं पूछा है। अगर री इशू का एंट्री आएगा तो आगे कैपिटल रिजर्व का भी एंट्री आएगा। व्हाट इज द एंट्री फॉर फॉरफीचर? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर्स टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। इफ एट ऑल वो लोग ने री इशू का एंट्री पूछा तो व्हाट इज द एंट्री फॉर री इशू? बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। एंड लास्ट में शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व। ये एंट्रीज आपको पास करना पड़ेगा। ये सब एंट्रीज करते हो ना तो कितना एंट्रीज होता है? 2 2 2 6 और 3 9। मैंने देखा है वो लोग कभी 9 एंट्री या 10 एंट्री या 11 एंट्री वाला नहीं पूछते हैं, 8 एक एंट्री या 7 एंट्री वाला पूछते हैं। क्योंकि वो जो थर्ड एंट्री है ना, जिसमें या अदर सेकेंड जर्नल एंट्री, उसमें 2 अकाउंट क्रेडिट होता है ना तो उसका 1.5 मार्क होता है। जिसमें 3 आते हैं ना अकाउंट उसमें 1.5 मार्क होता है। उतना पकड़ के चलो, इसके लिए वो लोग 8 मार्क वो लोग एडजस्ट करो। चलो इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। प्रीमियम का एग्जांपल से फॉर एग्जांपल 2 लाख शेयर्स इनटू 12। भाई 12 का ब्रेकअप सपोज इज 4 5 एंड 3। अगर ऐसा रहेगा, नॉर्मली 12th स्टैंडर्ड लेवल में ऑलवेज बता देंगे कि प्रीमियम किसके साथ है। नहीं रहेगा तो किसके साथ लेने का हमेशा? तो ये 5 का ब्रेकअप क्या है? टुवर्ड्स कैपिटल 3। टुवर्ड्स कैपिटल कितना है? 3 एंड टुवर्ड्स प्रीमियम 2 रुपीज। बराबर है। तो पहला एंट्री नो चेंज, सेकेंड एंट्री नो चेंज, खाली थर्ड एंट्री में चेंज आएगा। व्हाट इज दैट थर्ड एंट्री में? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिट बैंक अकाउंट डेबिट। थर्ड एंट्री में बैंक अकाउंट डेबिट कहां से आएगा? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। और एक अकाउंट आएगा टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। ये बहुत 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 रेयर है कि 12th स्टैंडर्ड में अलॉटमेंट पे कोई डिफॉल्ट करता है, स्पेशली प्रीमियम वाले सब में। क्योंकि अगर प्रीमियम वाले, मतलब मैं आपको केस बताता हूं, इश्यू ऑफ शेयर सेट प्रीमियम, उसमें प्रो रेटा, उसमें किसी ने अलॉटमेंट पे डिफॉल्ट किया और उसमें फॉरफीचर। ऐसा क्वेश्चन 12th में पूछेंगे ना तो 100 में से 50 लोग फेल हो जाएंगे। इसके लोग ऐसा क्वेश्चन पूछते ही नहीं है। तो 12th में कैसा क्वेश्चन पूछेंगे? इश्यू ऑफ शेयर। बाकी फाउंडेशन में पूछ सकते हैं, वो हम लोग डिस्कस भी करेंगे। अच्छा ये केस आ गया। चलो कौन सा केस? इश्यू ऑफ शेयर एट प्रीमियम, प्रो रेटा एंड
रादर प्रो रेटा को थोड़ी देर के लिए साइड पे रखो, प्रो रेटा को साइड पे रखते हैं। अलॉटमेंट पे डिफॉल्टर, अलॉटमेंट पे डिफॉल्टर मतलब उसने प्रीमियम का पैसा पे किया कि नहीं किया, तो फॉरफीचर पे प्रीमियम को क्या करना पड़ेगा, कैंसिल करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। रिफंड तो मैं 1 रुपया नहीं करूं, अभी वो एक तो पैसा दे नहीं रहा, कहां से रिफंड है। बट ये बहुत ही रेयर है 12th स्टैंडर्ड में, बिलीव मी इट इज वेरी रेयर। आप क्वेश्चन पेपर देखोगे तो आप क्वेश्चन पेपर देखने के बाद मेरे को मैसेज करना, बोला सर फुकट में उस दिन आपने 2 घंटा इतना सब बोला, ये 2 घंटे में तो हमारा पेपर हो गया लिख के, ठीक है। एंड इश्यू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट में भी वो तीसरे एंट्री में ही चेंज आएगा। व्हाट वाज द थर्ड एंट्री दैट वी वर डिस्कसिंग, सपोज ये मैं क्या पढ़ा रहा हूं जो इलीगल है, तो 9 रुपीज, 9 रुपीज का ब्रेकअप क्या है, से फॉर एग्जाम्पल इट इज 4, ये 3 है तो ये 2 है, ये 2 इज 3 माइनस 1, 1 क्या है, डिस्काउंट है, तो थर्ड एंट्री में ही चेंज आएगा। व्हाट इज द एंट्री दैट विल हैपन, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, और एक अकाउंट डेबिट होएगा डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, जो इलीगल है फिर भी हम पढ़ रहे हैं। ये भी बहुत रेयर है बिकॉज डिस्काउंट पे आई डोंट थिंक दे विल आस्क, बट वी आर ऑल बेसिस कवर्ड, हमको पता होना चाहिए कि एग्जाम में क्या क्या आना चाहिए। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल पूरा 2 लाख इंटू 3 रुपया, ये हो गया इश्यू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट। और फॉरफीचर पे डिस्काउंट कैंसिल करने का ये सब सोचने का ही नहीं, फॉरफीचर का नॉर्मल एंट्री आता है एट इश्यू ऑफ शेयर। इनफैक्ट फॉरफीचर पे ऑलवेज डिस्काउंट इज कैंसल्ड। एनीवेज डिस्काउंट का एक ही समय वो हम लोग ने किया है, वो करके जाओ। आई डोंट थिंक वो उसका रेयरिटी पॉसिबिलिटी है कि वो आएगा, ये दोनों में से कोई आएगा एंड तुम्हारा नसीब बहुत अच्छा रहेगा तो पार वाला सम आएगा और वो लोग फॉरफीचर पे आके रुक जाएंगे, तुम पहले खाली फॉरफिट करके दो, आगे काम देख लेंगे। तो ये हो गया इश्यू ऑफ शेयर्स। अंडर सब्सक्रिप्शन है तो जितना अभी 1 लाख शेयर्स रहेगा और अगर 98,000 का तो 98 पे सब एंट्रीज पास करो। चलो आगे बताओ, अभी हो गया सबका, बहुत रेयर है, मैंने देखा नहीं है मैंने कभी इशू। लास्ट 2-3 पेपर तूने देखा है कि नहीं देखा है, नहीं लास्ट का पेपर्स देखा है, नहीं पूछा वो लोग, नहीं आए 12th में नहीं आता है वैसा। केस वाइज एंट्रीज बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर में आता है। वो तो क्वेश्चन के बेस पे कब फॉरफिट कर रहा है। अरे 12th स्टैंडर्ड का फ्लो ऑफ एंट्रीज फिक्स है भाई, 2 एप्लीकेशन, 2 अलॉटमेंट, 2 कॉल ने 1 फॉरफीचर, 7 एंट्री पूछेंगे और उसका 8 मार्क देते हैं। क्वेश्चन पढ़ लेना, पहले 8 एंट्री पास कर लेना, एक एक लाइन छोड़ के नरेशन लिख देना, बाद में अमाउंट भर देना, 7 मिनट में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। किस में, इश्यू ऑफ शेयर्स में अगर बैलेंस शीट फूटा तो कंपनी का बैलेंस शीट में वर्टिकल फॉर्मेट में नहीं बना के ना, टी फॉर्मेट में बना के ना, क्योंकि 12th स्टैंडर्ड में टी फॉर्मेट का फॉर्मेट चलता है। लायबिलिटीज एसेट्स, इक्विटी शेयर कैपिटल और ये साइड बैंक अकाउंट, वो भी वो लोग ने अभी तक पूछा नहीं। चलो और इज देयर एनी फर्दर रिविजन रिक्वायर्ड? अरे बोल तो रहा हूँ, लास्ट 3 साल का पेपर सॉल्व करके जाओ, उसी में से वो लोग पेपर बना के पूछेंगे। इफ यू सी लास्ट 3 इयर्स का पेपर, आपको खुद को ऐसा लगेगा कि ये 3 साल वो लोग ने रिपीट ही किया है सब, तो ये साल भी वो लोग सेम स्टैंडर्ड पेपर होता है। इनफैक्ट अभी का मार्च का पेपर देख के जाओ, इट वॉज लास्ट ईयर का मार्च का पेपर। आइए देखो, दिस वॉज कौन सा पेपर है ये सब ऐड बर्दाश्त करो थोड़ा। ऑफिशियल महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का क्वेश्चन पेपर है ये, ऑफ विच, हाँ इंटरनेशनल बोर्ड का, कौन से ईयर का है ये, 23-24। एग्जाम था 7 मार्च 2024, 3 बजे पेपर था, 3 घंटे का पेपर था ये। फाइंड द ऑड वन, फाइंड द ऑड वन, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल, इक्विटी शेयर। चलो वेरी गुड, दैट वाज वेरी डिफिकल्ट। बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, बिल्स पेबल,
रिटेनिंग ऑफ द बिल, नोटिंग ऑफ द बिल, डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल, एंडोर्सिंग ऑफ द बिल, नोटिंग ऑफ द बिल, बाकी सब ट्रीटमेंट ऑफ बिल है। तो ये सब इतना सिंपल है। ऑडिट फीस, इंश्योरेंस, मेडिकल एक्सपेंसेस, सन्ड्री रिसिप्ट, सन्ड्री रिसिप्ट, जनरल रिजर्व, क्रेडिटर, इन्वेस्टमेंट कैपिटल, इन्वेस्टमेंट, बाकी सब लायबिलिटी साइड में आता है। नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न्स डू नॉट प्रिपेयर बैलेंस शीट। तो ये सब कैसा है, मतलब वो लोग तुमको इसलिए बुला रहे हैं कि तुम्हारा बेसिक नॉलेज टेस्ट करने के लिए 12th स्टैंडर्ड का पेपर शुड बी टेकन एज वेरी इफेक्टिव एग्जाम फॉर रिवाइजिंग बेस ऑफ योर फाउंडेशन, जो फाउंडेशन देने वाले, ताकि आपका फाउंडेशन रिवाइज हो। बाकी आप क्वेश्चंस देखो, अभी जो लोग मेरे को इश्यू ऑफ शेयर्स का क्वेश्चन पूछ रहे थे, देखो ऑल डिफिकल्ट क्वेश्चन ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स। पहले तो साइज देखो क्वेश्चन का। ओहो, अच्छा यहाँ पे सेकेंड एंड फाइनल कॉल है। ऑल मनी वर ड्यूली रिसीव्ड बाय द कंपनी, नो डिफॉल्टर, नो फॉरफीचर, और रीइश्यू तो दूर का बात है। अच्छा, इसमें कम से कम प्रोरेटा ही पूछ लेते, लेकिन वो भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि अंडर सब्सक्रिप्शन है 25,000 से। मतलब ये 8 मार्क का क्वेश्चन है, 4 मिनट में विद नरेशन सॉल्व कर सकते हैं तुम लोग। और नीचे इसमें भी टोटल करो तुम, ये देखो। ओह, एडजस्टमेंट्स तो देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4 में से 3 एडजस्टमेंट दो रीवैल्यूएशन का, और एक प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज ऑफ लास्ट ईयर। उसका एवरेज तुमको दे भी दिया है 90,000, बेचारे को लगता है कि तुमको एवरेज निकलने को भी नहीं आता। तो ये लेवल ऑफ क्वेश्चंस हम लोग को पूछता है 12th स्टैंडर्ड में, जिसके लिए तुम इतना स्ट्रेस लेके आ जाए हो। ये देखो डिसोल्यूशन का सम देखो कितना डिफिकल्ट है। एडजस्टमेंट नंबर 1, एसेट्स वर रियलाइज्ड एज, चारों एसेट का वैल्यू दिया है। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस एंड गुडविल ऑफ द फर्म रियलाइज दिस मच। खत्म हो गया ये क्वेश्चन इधर ही। गुडविल ऑफ द फर्म रियलाइज दिस मच, गुडविल बैलेंस शीट में नहीं दिया है तो कुछ नहीं करना है। तो गुडविल ऑफ द फर्म वाज रियलाइज, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। लाल बाल पाल वाला क्वेश्चन। अभी मोस्टली यहां पे मैंने टाइप किया है, यहां पे मैंने क्या टाइप किया था, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी बोर्ड का पेपर 24। थोड़ा रात को कभी 25 लिख देना, कहीं आ ना जाए पेपर। ऐसा मैं अनफॉर्चुनेटली ऑनलाइन रिकॉर्डिंग में बोल रहा हूँ, बट कहीं आपने ऐसा रात को क्या है, सब लोग सर्च करते थे क्वेश्चन बोर्ड पेपर 25 2025, किसी ने डाल दिया रहेगा 2025 का पेपर। कुछ नहीं आएगा हार्ड में। चलो अभी इसने जो पेपर लिखा है मेरे को इसका साथ पेपर चेकिंग करना है। That's it from my side.